मंत्री जी ने बिल्कुल सही मान लिया कि राव नरवीर की बात कर रहे हैं आप। हरियाणा से बाहर के लोग आके उनके 10 साल के राज में हरियाणा को लूटा है, उनके संरक्षण में लूटा है। क्योंकि अब्दाली गुरुग्राम नगर निगम में जो अफसर थे वो मंत्री जी के चहेते थे, मंत्री जी के अनुशंसा पे लगे थे। तो अगर जो इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है तो मंत्री जी अगर जो अब्दालियों ने लूटा है, क्योंकि उन्होंने खुद माना है कि मैं प्रॉपर्टी डीलरी करता हूँ, ओएसडी रहते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। तो प्रॉपर्टी डीलर भाजपा के अगर जो उनका उद्देश्य बिल्डरों के साठ गांठ करके बिल्डरों का फायदा पहुंचाना हो गया, जनता का फायदा, ये जनता के हित के लिए नहीं लड़ सकते। तो बिल्डरों के आदमी है, ये तो संगठन के आदमी है, इनको तो पैसा लूटना है यहाँ से बादशाहपुर विधानसभा से और आगे पहुंचा देना, इनका इतना ही काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक और मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो कि बादशाहपुर विधानसभा से तैयारियों में लगे हैं। कांग्रेस ने एक घोषणा और की है। उन्होंने कहा है कि जिस भी उम्मीदवार को हरियाणा भर में चुनाव लड़ना है वो पहले आलाकमान के पास आवेदन करेगा, उसके बाद आलाकमान उस नाम पर विचार करेगा, सर्वे कराई जाएगी, जिसके बाद टिकटों का वितरण होगा। कार्यकारी अध्यक्ष की भी माने तो उनका भी साफ तौर से यही कहना था कि उसी उम्मीदवार को टिकट दी जाएगी जो जिताऊ होगा। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेश यादव भी वो उम्मीदवार के तौर पर बादशाहपुर विधानसभा से आवेदन करने वाले हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राजेश भाई क्या कुछ कहेंगे। कांग्रेस की स्थिति पहले से मजबूत ज़रूर हुई है, इसके बाद कांग्रेस आलाकमान अब ये कह रही है कि पहले आवेदन कीजिए, उसके बाद सर्वे कराएंगे, सर्वे कराने के बाद टिकट देंगे। बिल्कुल सही है सर। कांग्रेस आज पूरे देश में मजबूती से अपने आप को स्थापित कर लिया है और जो ये कहते थे कि भाई 2024 में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, उनको जनता ने करारा जवाब दे दिया है। कांग्रेस 100 सीटें लोकसभा की जीती है और सहयोगी जो दलों के भी लगाएं तो आज हम बराबर में खड़े हैं बीजेपी के। और हरियाणा ने तो 50% तो दे ही दिया, 5 सीटें हम जीते हैं, 3 सीटें और जीत सकते थे। खैर वो रात गई बात गई, उसके बारे में तो क्या कहें। और ये कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है, वो लोकसभा चुनाव में भी है, विधानसभा चुनाव में भी है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, 3 महीने पहले आवेदन मांगे जा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, 15 दिन पहले आवेदन मांगे जाते थे तो उसमें ज़्यादा होच पोच हो जाता था। तो ये सही निर्णय है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कि 3 महीने पहले आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो हम भी हमारा आवेदन पत्र तैयार है, चंडीगढ़ जाके बस जमा करके आना है। और हमें तो उम्मीद है कि सर्वे देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि सर्वे, जनता का सर्वे, पार्टी का सर्वे सब फेल हो जाते हैं, कहीं से कैंडिडेट आ जाते हैं। वो भी एक राज बब्बर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम किसी का नहीं, मतलब सारे सर्वे फेल हो जाते हैं कई बार। लेकिन हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी जी देख लीजिए आप, जिस तरीके से साधारण जीवन जी रहे हैं, जिस तरीके से वो मजदूरों के, कामगारों के पास जा रहे हैं, वो कीर्ति नगर गए थे, वो आज़ादपुर गए थे, वो कुली भाइयों के पास गए थे। तो हमारे लिए तो एक बहुत खुशी की बात है सर, क्योंकि मैं खुद एक मजदूर रहा हूँ। मैंने फैक्ट्री में मजदूरी करने से लेकर, गाड़ियों की ड्राइवरी करने से लेकर, छोटा मोटा अपना कारोबार स्थापित करने से लेकर राजनीति में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमें तो बहुत पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी गुरुग्राम जिले को, जो साइबर सिटी के तौर पे मशहूर है, उसकी हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर, उसमें एक मजदूर को, जिसने मजदूरी की हुई है, जिसने मजदूरों के साथ काम किया हुआ है, जिसको मजदूरों का दर्द पता है, उस के बारे में सोचेंगे। सर्वे तो कहेंगे। ओबीसी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नहीं सोचेंगे आवे? नहीं, ओबीसी विभाग का मैं पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और ओबीसी की हमारी जनसंख्या इस सीट पे सबसे ज्यादा है। तो उस नाते भी मेरा दावा बनता है। बाकी पार्टी हाईकमान जो करेगा। राजेश भाई, चलते चलते बात करते हैं। आप ऐसी विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं जिस विधानसभा में कांग्रेस को सबसे कम वोट मिला, तो कितनी तगड़ी दावेदारी आप खुद की समझते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस को बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 2009 में बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस का विधायक बना था। 2009 में बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस का सांसद उम्मीदवार जीत के निकला था। परिस्थितियां बदली। 2014 में हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था, मात्र 10,000 वोटें हमारे प्रत्याशी को मिली थी विधानसभा में। 2019 में भी कमोबेश वही हाल हुआ था। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 65,000 के करीब वोटें मिली हैं, लेकिन वो इशू दूसरा था। आज हमारे सामने ना केवल अपने आप को स्थापित करने की चुनौती है बादशाहपुर विधानसभा में, बल्कि कांग्रेस पार्टी को, जो 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो कांग्रेस पार्टी का पहला विधायक मिला था। तो आज हमारा दायित्व बनता है कि हम 2024 में दोबारा से कांग्रेस पार्टी
का विधायक यहाँ से बने। सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे बड़ी विधानसभा। दिग्गज चुनाव लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कई दिग्गज चुनाव भी मैदान में हैं, जिसमें राव नरवीर हैं, जिसमें जवाहर यादव हैं। अब तो राकेश दौलताबाद की जो वाइफ हैं उन्होंने भी ताल ठोक दिया कि नहीं, इस सियासत को यहीं ख़त्म नहीं करना है, चुनाव लड़ेंगे। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, राव धर्मपाल के लड़के हैं। तो ऐसे में लगता है कि आपको कांग्रेस आलाकमान आपके नाम पर विचार करेगा? देखिए सर, कांग्रेस आलाकमान किसके नाम पे विचार करेगा ये तो अभी 3 महीने बाद तय होगा। लेकिन जैसे अभी आपने बताया कि दावेदार हैं, ये दावेदारों की अगर जो हम बात करें, तो एक तो आपने बताया पूर्व मंत्री रहे हैं, बादशाहपुर से 2014 में विधायक भी बने थे। उन्होंने तो खुद मान लिया कि भाई वो अक्षम थे, जब वो विधायक मंत्री रहे तो सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि भाई यहाँ पे अब्दाली आ जाते लूटने। तो मैं बता दूं, अब्दाली विदेशी लुटेरा था। 2014 से पहले ये क्या कहते थे कि भाई हरियाणा के दूसरे भाग के लोग हमारे गुड़गांव को लूट रहे हैं। तो मंत्री जी ने बिल्कुल सही मान लिया कि राव नरवीर की बात कर रहे हैं आप। हरियाणा से बाहर के लोग आके उनके 10 साल के राज में हरियाणा को लूटा है, उनके संरक्षण में लूटा है, क्योंकि अब्दाली बाहरी था। तो जो बाहरी दफ्तवार, नरवार, नाम सुने होंगे, कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, और उन्होंने जिस बेरहमी से गुरुग्राम को लूटा। और मंत्री जी 5 साल तक वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ काम किया, लेकिन मैं मानता हूं कि वो कुछ काम नहीं कर पाए। सिर्फ वो काम ज़्यादा हुए जिस काम में पैसा ज़्यादा था। जैसे रास्तों को पक्का कर दिया गया, उन रास्तों पे पहले अपने लोगों से ज़मीन खरीदवा दी, फिर उन रास्तों को ब्लैक टॉप कर दिया। आप ये बताइए, जिस दौर में हरियाणा में IIM बन रहे थे, एम्स बन रहे थे, सैनिक स्कूल बन रहे थे, मेडिकल कॉलेज बन रहे थे, महिला यूनिवर्सिटी बन रही थी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही थी, उस दौर में बादशाहपुर विधानसभा में कोई एक चीज़ बता दीजिए कि सरकारी कोई परियोजना आई हो। तो जो घोषणाएं हुई, माता शीतला मेडिकल कॉलेज बादशाहपुर विधानसभा में बनना था, 2012 की घोषणा है, आज 12 साल हो गए, वो अभी निर्माणाधीन है। मेट्रो बादशाहपुर विधानसभा में 1 इंच भी आगे बढ़ी हो 10 साल में तो मुझे बताएं। SPR रोड को जो सिग्नल फ्री करना था, वो 2016 में इन्हीं माननीय मंत्री जी ने उसका ठेका छोड़ा था 250 करोड़ रुपए में। अब उसकी जो DPR बनी है वो 700 करोड़ रुपए की बनी है। काम शुरू नहीं हुआ, 200 करोड़ रुपए से 700 करोड़ रुपए की DPR बन गई। सेक्टर 68 में एक 500 एकड़ में यूनिवर्सिटी बननी थी, गुड़गांव बादशाहपुर गांव के बादशाहपुर विधानसभा में आता है। जितनी भी हम सरकारी यूनिवर्सिटीज देखते हैं सर, वो सारी 200, 400, 500 एकड़ में होती है। उस यूनिवर्सिटी को ना बना के कांकरोला गांव में एक सरकारी जमीन थी 50 एकड़, उसमें यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई 2016 में। आज 8 साल बाद भी उस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुई है। उसकी टेम्परेरी क्लासें राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस है, सेक्टर 51 में, उसमें लगाई जा रही है। जो राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस है वो हरियाणा का इकलौता है जो साइंस और कॉमर्स का स्पेशलाइज्ड कॉलेज है, क्योंकि वहाँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी चल रही है, इसलिए वो कॉलेज शुरू नहीं किया जा रहा है। गुरुग्राम में आप बता दीजिए परिवहन व्यवस्था में क्या सुधार हुआ? सड़कें बनी, पैसा खाया, इधर उधर चला गया और पैसा लूट गया। नगर निगम, बादशाहपुर विधानसभा का अधिकतर पार्ट नगर निगम में आता है, गुरुग्राम नगर निगम में। गुरुग्राम नगर निगम में जो अफसर थे वो मंत्री जी के चहेते थे, मंत्री जी के अनुशंसा पे लगे थे। तो अगर जो इतना भारी भ्रष्टाचार हुआ है तो मंत्री जी, अगर जो अब्दालियों ने लूटा है तो लुटवाया किसने, तो वो तो उनको देना है। अब दूसरी बात आ जाती है, सवाल और भी बहुत होंगे उनसे। दूसरी बात आ जाती है, कोई आप बता रहे हैं CM के OSD थे, वो टिकट मांग रहे हैं बादशाहपुर से। वो सज्जन 2016 में उनको OSD पद से हटाया, क्यों हटाया? 2019 में फिर उनको OSD लगा दिया, क्यों लगाया? वो बिल्डरों के साथ सांठगांठ करी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अंसल एसेंसिया का एक बोर्ड लग रहा है, जवाहर यादव मीटर लगवाने वाला। जब लोग किसी टाउनशिप का लाइसेंस आता है तो प्लॉट होल्डर होते हैं, फ्लोर होल्डर होते हैं, उनसे EDC IDC ली जाती है। और जो टाउनशिप की जोनिंग है उसमें हर चीज के लिए वो होती है जगह। अंसल कंपनी ने जो सब स्टेशन बनना था बिजली का, वो जमीन बेच खाई और 15 करोड़ रुपए सब स्टेशन के लगाने थे, वो भी हड़प कर गई। और फिर उसके बाद जो CM के OSD ने अपने आप को मसीहा बना के 7,000 रुपए पर किलोवाट कंज्यूमर पे लोड डलवाया, यानी कि 10 किलोवाट का मीटर 90,000 रुपए में लगा है। जो मीटर उनका मात्र
15,000 रुपये या 20,000 रुपये में लगना था, उनके लिए उनको 90,000 रुपये पे करना पड़ रहा है। अगर जो हम 500 फ्लैट भी माने तो आप देख लीजिए 5 करोड़ रुपए। तो ऐसे लोग हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका काम क्योंकि उन्होंने खुद माना है कि मैं प्रॉपर्टी डीलरी करता हूँ। ओएसडी रहते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। तो प्रॉपर्टी डीलर भाजपा के, अगर जो उनका उद्देश्य बिल्डरों के साठ गांठ करके बिल्डरों का फायदा पहुंचाना होगा या जनता का फायदा पहुंचाना होगा, ये देख लीजिए। तीसरे भाजपा के एक मनीष यादव जी का नाम आपने लिया, वो पिछली बार प्रत्याशी थे, दूसरे नंबर पे रहे, 1 लाख उनको वोट मिला। पिछले 5 साल में उन श्रीमान का आप एक जगह प्रेजेंस दिखा दीजिए, कहीं उन्होंने जनता के हित के लिए कोई काम करवाया हो, नगर निगम के दफ्तर में कहीं बैठ के बात करवाई हो, बिजली का सुधार करवाया हो, परिवहन व्यवस्था का सुधार करवाया हो। एक सिंगल उनका कोई वो नहीं है, सिर्फ संगठन संगठन संगठन। तो ये लोग तो ऐसा है, इनको कोई जनता के हितों से लेना देना नहीं है, इसलिए बादशाहपुर की दुर्गति हो रही है। इसीलिए अब्दाली यहाँ लूट रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिल्कुल एक तरीके से लगा लीजिए नकारा है, अक्षम है। ये जनता के हित के लिए नहीं लड़ सकते। तो बिल्डरों के आदमी है, ये तो संगठन के आदमी है, इनको तो पैसा लूटना है यहाँ से बादशाहपुर विधानसभा से और आगे पहुँचा देना, इनका इतना ही काम है, इनका जनता से सरोकार नहीं है। रही बात कांग्रेस के टिकटार्थी, देख लीजिए कांग्रेस में 2-3 तो ऐसे भी टिकटार्थी है जो 2014 का और 19 का चुनाव लड़ा था। तो वो उसके बाद उनकी प्रेजेंस अब जनता देखेगी, तय करेगी, हम तो उसके बारे में क्या बता सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे मैं बेशक साधारण परिवार से आता हूँ, साधारण पृष्ठभूमि से आता हूँ, साधारण रहता हूँ, लेकिन बादशाहपुर गाँव की, बादशाहपुर विधानसभा की एक एक गली का, एक एक समस्या का, एक एक समाधान का, एक एक ज़रूरत का शायद मेरे से ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं होगा। कम शब्दों में बता दीजिए सबसे बड़ी समस्या विधानसभा की, बादशाहपुर विधानसभा की क्या कुछ समस्या है और क्या कुछ प्लानिंग है, कम शब्दों में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बादशाहपुर की समस्या है, बादशाहपुर में अस्पताल, बादशाहपुर कस्बा 1 लाख की आबादी का है, वहाँ अस्पताल की ज़रूरत है। फरूखनगर में मात्र 50 बेड का अस्पताल है, उस अस्पताल को अपग्रेड करना पड़ेगा। परिवहन की व्यवस्था बादशाहपुर विधानसभा में बिल्कुल जीरो है। फरूखनगर से हमारी जो बेटियां आती है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज में पढ़ने जाती है, परिवहन की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण उनको पीजी में किराए के कमरे लेकर रहना पड़ता है। फरूखनगर तक से गुड़गांव तक परिवहन की व्यवस्था। मेट्रो का जो इन्होंने बताया 5600 करोड़ रुपए की डीपीआर तो बना दी, लेकिन वो उसका मैक्सिमम पार्ट अब बादशाहपुर में ही बनना है। उस मेट्रो का विस्तार कितनी जल्दी हो, कितने समुचित तरीके से हो। जो ड्रेनेज व्यवस्था है, जो बादशाहपुर ड्रेन के नाम पे जो बॉक्स ड्रेन बनाकर इस आधे बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र को डुबोने का जो षड्यंत्र इस सरकार ने रचा है, उसको रियलाइन करना कि किस तरीके से वो पानी बेहतर तरीके से नजफगढ़ ड्रेन में चला जाए, ये मुद्दा है। तीसरा, जो राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस है सेक्टर 51 में, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जल्द से जल्द बने, यूनिवर्सिटी वहाँ शिफ्ट हो और उस राव तुलाराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस शुरू हो, वहाँ पे कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई हो बच्चियों के लिए। बीपीएल जो होल्डर हैं उनको प्लॉट मिले 100 गज के, बहुत दिनों से आप देख ही लीजिए सेक्टर 47 में आशियाना फ्लैट बने थे, वो कंडम घोषित हो गए। तो सरकार एक तरफ तो ये कह रही है हम सबको घर देंगे, और जो बने बनाए घर है उसको ये सरकार कंडम घोषित कर रही है, अलॉट नहीं कर रही है। तो इन व्यवस्थाओं का। तीसरा, जो प्राइवेट कॉलोनियां हैं, जहां बिल्डर सब स्टेशन की जमीन बेच के भाग गए, जहां बिल्डर नर्सिंग होम की, स्कूल की जमीन बेच के भाग गए, उन बिल्डरों को कहीं ना कहीं गिरफ्त में लेना है, उनसे जनहित के नाम पे जो पैसा लूटा है वो पैसा वापस लेना है और उन कॉलोनियों में लगाना है। ओके ओके, तो ये हमारे साथ राजेश यादव हैं, जो कि बादशाहपुर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आवेदन करने वाले हैं। हरियाणा तक की एक ये भी कोशिश रहेगी कि तमाम जो गुरुग्राम की चारों विधानसभाएं हैं, इनमें जिस भी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो कि ताल ठोकने में लगे हैं, ऐसे तमाम उम्मीदवारों से मिलवाया जाए, उनकी शिक्षा के बारे में बताया जाए, कितना राजनीतिक अनुभव है इसके बारे में बताया जाए, राजनीतिक अनुभव के साथ साथ कितने टाइम से पार्टी से जुड़े हुए हैं और किन किन मुद्दों को इन्होंने ज़मीनी स्तर पर उतरकर उठाया, न केवल उठाया बल्कि समाधान तक ले गए। ये हमारी एक कोशिश है इन तमाम नेताओं से आपको मिलवाने की, और फिर आप ये तय कीजिएगा कि किस उम्मीदवार को बादशाहपुर से, किस उम्मीदवार को गुरुग्राम विधानसभा से, किस उम्मीदवार को सोहना विधानसभा से और किस उम्मीदवार को पटौदी विधानसभा से आप अपने उम्मीदवार के तौर पर चुन सकते हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।